हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं आपका अपना दोस्त और होस्ट अमित शुक्ला, आप सभी का दोस्तों दिल से स्वागत करता हूं। आज के लिए क्षमा चाहता हूं, आज जो है कंप्यूटर की क्लास कुछ ज्यादा ही लंबी खिंच गई और इस वजह से आज की ये क्लास आपको 7 मिनट, जो लोग सिर्फ इसी पे वेट कर रहे थे उनको 7 मिनट जो है इंतजार करना पड़ा। उसके लिए दोस्तों दिल से सॉरी। तो सभी बच्चे एक बार फटाफट दोस्तों क्लास को शेयर कर देना। यह क्लास आपके लिए रामबाण होने वाली है, तो सभी बच्चे एक बार दोस्तों जो है शेयर भाई जरूर कर दो। आपका साथ हमारे लिए कितना जरूरी है, आपके बिना यह क्लास कितनी पॉसिबल है ये आप भी जानते हो। आपके बिना दोस्तों ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो सभी बच्चे एक बार दोस्तों क्लास को कर दे शेयर और आइए फटाफट दोस्तों कर देते हैं क्लास की शुरुआत। तो आज के सबसे पहले क्वेश्चन का दोस्तों सबसे पहला आंसर कौन देने वाला है, मुझे ये बात को देखना है। सबसे पहले क्वेश्चन का सबसे पहला आंसर दोस्तों कौन देने वाला है। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव्य सहायता करता है वह स्रावित होता है किससे? श्लेष्मीय से, पेट से, अग्नाशय से या जिगर से? फटाफट आंसर करें सभी बच्चे। इस क्वेश्चन का धड़ाधड़ आंसर करें। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है और बहुत आसान भी है। कई बार आपको मैम ने कराया है। तो आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा जिगर से। किससे दोस्तों? जिगर से, ठीक है ना। जिगर से आप कह सकते हो, आप लीवर से कह सकते हो, आप यकृत से कह सकते हो। अब ये क्वेश्चन पे फिर एक बार बात करेंगे। अम्ल का स्वाद होता है मीठा, नमकीन, खट्टा या तीखा? अम्ल का स्वाद होता है, फटाफट आंसर करें भाई। बच्चे देखो भाई, क्लास को आपको शेयर तो करना ही पड़ेगा, शेयर तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो दोस्तों स्थितियां बहुत नाजुक है क्लास की। सिर्फ बेटा 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं इस महीने में क्लास हो पाई है, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि मेरी भी मजबूरियां थी और बाकी बेटा रेगुलर क्लास चली है, ठीक है। तो उम्मीद है आप सभी इस क्लास को जरूर सहयोग करेंगे, आप सभी इस क्लास को जरूर सहयोग करेंगे। तो सभी बच्चे एक बार फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिए। अम्ल का स्वाद होता है मीठा, नमकीन, खट्टा, तीखा? मीठा, नमकीन, खट्टा, तीखा। बिल्कुल सही है। सभी बच्चे दोस्तों सी पार्ट आंसर कर रहे हैं। कैसा होता है? खट्टा होता है। सभी बच्चे सी पार्ट आंसर कर रहे हैं दोस्तों। कैसा होता है? खट्टा होता है। अगला क्वेश्चन, कर निम्नलिखित को सुलेमित कीजिए और नीचे दिए कूटों में सही उत्तर चुनिए। देखो, अगर आप बात करो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ की, यह क्या होता है? तो दोस्तों यह जो है यह मस्तिष्क रोगों का निदानकारी यंत्र होता है, ठीक है ना। किसका होता है? मस्तिष्क रोगों का निदानकारी यंत्र। अगर आप बात करो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का, तो कार्डियोग्राफी किसमें होती है? आप भी जानते हो दोस्तों, यह हृदय रोगों का निदानकारी यंत्र होता है। अगर आप बात करो स्फिग्नोमैनोमीटर की, तो यह दोस्तों क्या होता है? यह रक्तचाप को नापता है। अगर आप बात करो स्टेथोस्कोप की, तो हृदय की धड़कन को सुना जाता है। आपने देखा होगा डॉक्टर गले में डाले रहते हैं और 2 हिस्से उसके कान में लगाते हैं फोन जैसे, और जो है एक उसमें गोल गोल होता है वो आपके सीने में चिपकाते हैं, ठीक है ना। जैसे हम इस बात पे बेटा टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। इस बात पे आप बच्चे समझदार हो, बड़े हो, बच्चे नहीं हो। आप बड़े हो गए हो, आप बच्चे नहीं हो, इस बात पे मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है ना। ऐसा एक बार नहीं होता है, ठीक है ना, एक बार नहीं हुआ है। चलिए, इंसुलिन के उपापचय को नियंत्रित करता है। इंसुलिन किसके उपापचय को नियंत्रित करता है? शर्कराओं के, वसाओं के, प्रोटीनों के, लवणों के? अगर आपको मेरी क्लास से बच्चे बेनिफिट मिलता है तो हम चाहेंगे कि आप लोग एक बार सहयोग करें। और इंग्लिश आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, इंग्लिश पहले पढ़ लो, ठीक है ना। मेरी क्लास तो आप बाद में भी देख सकते हो, मेरी क्लास आप बाद में भी देख सकते हो, इंग्लिश आप पहले पढ़ लो। चलिए, इंसुलिन के ऊपर आपको जिस चीज में ज्यादा नंबर मिलने के चांस हो, जिस चीज से आपको ज्यादा समझ में आता हो, आप वो चीज पढ़ लो। इंसुलिन के उपापचय को नियंत्रित करता है शर्कराओं, वसाओं से? कौन? ठीक है, प्रोटीनों या लवणों से? फटाफट आंसर करें, फटाफट आंसर करें।
कौन दोस्तों? इंसुलिन जो है शर्कराओं के उपापचय को नियंत्रित करता है। किसके उपापचय को? शर्कराओं के उपापचय को नियंत्रित करता है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि इंसुलिन की खोज किसने की, तो दोस्तों किसने की इंसुलिन की खोज? वैंटिंग व वेस्ट ने। किसने दोस्तों? वैंटिंग व वेस्ट ने। ठीक है ना? किसने की इंसुलिन की खोज? वैंटिंग व वेस्ट ने। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है कॉपर, आयरन, कोबाल्ट व निकिल। फटाफट आंसर करें। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है कॉपर, आयरन, कोबाल्ट व निकिल। फटाफट आंसर करें। बेटा मैं आपकी जैसी गलत बात नहीं समझ रहा हूं, मैं आपकी बात को गलत नहीं समझ रहा हूं। मेरा ये कहने का मतलब है कि बेटा अगर इंग्लिश में ज्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप पहले इंग्लिश पढ़ लो। मेरी बात समझ में आई? और ये बाद में देख लेना। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि हमें इंग्लिश नहीं कवर हो पा रही, हमें इसमें ज्यादा नंबर मिलेंगे, ठीक है, तो आप पहले इसको देख लो, इंग्लिश बाद में देख लो। आपको जो सुटेबल लगे। आप विद्यार्थी हो, आप समझदार हो, आपकी उम्र जो है इतनी हो चुकी है कि आप किसी भी बात को अच्छे ढंग से समझ सको, ठीक है ना? क्यों होता है, क्या होता है, किस टाइम कौन सी क्लास होती है, ठीक है ना? तो आप सभी समझदार हो, आपको जो करना है बेटा वो करो, ठीक है? दोनों ही अपने चैनल हैं, दोनों ही अपनी क्लासें हैं, हम इन सब चीजों पे टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। इसके आगे की कहानी आप जानते हो। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है कॉपर, आयरन, कोबाल्ट या निकल। फटाफट आंसर करें। बिल्कुल सही है, सभी बच्चे बी पार्ट आंसर कर रहे हैं। क्या होता है? आयरन होता है। क्या होता है? आयरन होता है। बोलो क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आंसर आ जाइए। कह रहे लाल रुधिर कणिका से बनती है यकृत, अस्थिमज्जा, वृक्क या हृदय। लाल रुधिर कणिका किससे बनती है? यकृत में। किसमें बनती है? यकृत में, अस्थिमज्जा में, वृक्क में या हृदय में। वेरी गुड मेरे दोस्तों, आंसर क्या आ जाएगा? लाल जो रुधिर कणिका है वह किसमें बनती है? वह अस्थिमज्जा में बनती है। किसमें बनती है? वह अस्थिमज्जा में बनती है। क्लियर है? लाल रुधिर कणिका अस्थिमज्जा में बनती है। डन है? चलिए, लाल रक्त का आकार होता है गोलाकार, उत्तलाकार, अनियमिताकार या उभयावतल। या उभयावतल। लाल रक्त का आकार होता है गोलाकार, उत्तलाकार, अनियमिताकार या उभयावतल। आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा? डी पार्ट आ जाएगा, उभयावतल। क्या हो जाएगा? उभयावतल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा मानव रक्त का घटक नहीं है? डीएनए, प्लाज्मा, आरबीसी या प्लेटलेट्स। डीएनए, प्लाज्मा, आरबीसीज या प्लेटलेट्स। फटाफट आंसर करें। कौन सा मानव रक्त का घटक नहीं है? मानव रक्त का, देखिए प्लाज्मा भी मानव रक्त में होता है, आरबीसी भी होता है, प्लेटलेट्स भी होती है। तो आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा? डीएनए आ जाएगा। डीएनए जो है मानव रक्त का घटक नहीं है। डीएनए दोस्तों किसका घटक नहीं है? मानव रक्त का घटक नहीं है। आंसर देते रहे। मानव शरीर के भीतर खून निम्न की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। यानी कि किसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर के भीतर खून नहीं जमता है? हीमोग्लोबिन, हेपारिन, ठीक है ना? सॉरी, हेपारिन नहीं होता, हिपैरिन होता है। क्या होता है? हिपैरिन मानव शरीर के अंदर जो किसकी उपस्थिति के कारण रक्त नहीं जमता है? हीमोग्लोबिन, हिपैरिन, फाइब्रोनोजन या इनमें से कोई नहीं। फटाफट आंसर करें। किसके कारण, किसके कारण रक्त नहीं जमता है? तो सभी बच्चे एक साथ आंसर कर रहे हैं, हिपैरिन के कारण। किसके कारण दोस्तों? हिपैरिन के कारण मानव शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता है। अगला क्वेश्चन, रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? फाइब्रिनोजिन, राइजोबियम, लेग्यूमिनेसोरस, मिनोसरम
स्टेफाइलोकक्कस या नोनोक्लासार्लोन? फटाफट आंसर कर दे। आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा फाइब्रिनोजन। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। एक वयस्क मनुष्य में लाल रक्त की औसत मात्रा होती है 3 से 4 लीटर, 4 से 5 लीटर, 5 से 7 लीटर या 6 से 7 लीटर। एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा होती है। फटाफट आंसर करें। रक्त की औसत मात्रा होती है। दोस्तों याद रखना कितना आ जाएगा? 5 से 6 लीटर होती है, या यूं कह लो शरीर के वजन का। ध्यान देना दोस्तों, शरीर जो होता है, शरीर के वजन का लगभग 7%। ठीक है ना। याद रखना कितना? लगभग 7%। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। रुधिराणु का कितने प्रतिशत लाल रक्त कणिकाएं होती हैं? 60%, 80%, 90% या 40%? जो रुधिराणु होते हैं उसमें कितने परसेंट जो है आरबीसी सेल होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं होती हैं? तो आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 90%, यानी कि सी पार्ट। आंसर आ जाएगा 90%, यानी कि सी पार्ट। आशीष शर्मा किस में बेटा? डी होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर लिखो। चलो अगले में आ जाओ बेटा। 90% होता है। पता नहीं आप लोग कहां आंसर दे रहे हो। आप लोग इतना क्यों कंफ्यूज हो? इतना देख रहे हो, आपको प्रैक्टिस की कितनी जरूरत है। 90% आरबीसी, 90% रक्त कणिकाएं जो है लाल रक्त कणिकाएं होती हैं। ठीक है ना। कितना ज्यादा आपसे गलतियां हो रही हैं, और आप इसी को स्किप अगर कर दोगे तो फिर बेटा आपकी मर्जी, ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। एक गेंद को 36 से किस कोण पर फेंके कि वह अधिकतम 36 दूरी तय करे? एक गेंद को 36 से किस कोण पर फेंके कि वह अधिकतम 36 दूरी तय करे? 45 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री या 0 डिग्री? फटाफट आंसर करें। चलिए आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है ना। एक बच्चा कह रहा है इसमें डी पार्ट होगा। बेटा ये जो बुक है, ठीक है ना, हाँ, जो हम लोग बुक लाए हैं एनसीईआरटी की, उसमें ये दिया हुआ है 5 से 6 लीटर। ठीक है। कक्षा 7 की किताब है, उसमें ये चीज दी हुई है 5 से 6 लीटर। आगे मैं इस पे ज्यादा और टिप्पणी नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है? वी आर अंबेडकर का, एमपी पायली का, अलेक्जेंड्रियो विक्स का या केसी व्हीलर का? फटाफट आंसर कर दें सभी बच्चे। भाई एक बार क्लास को दोस्तों शेयर करें और सभी बच्चे आंसर करें। एनसीईआरटी बेटा, मैं देखिए हम लोग ऐसे नहीं पढ़ाते, क्योंकि देखो एग्जाम में जहां से आना है, अगर आपको कभी प्रूफ देना पड़ जाए तो आप कहां से दोगे? तो मैं उसी चीजों से पढ़ाते हैं हम लोग। आप जैसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर क्वेश्चन आप लोग कहां से लाते हैं? एनसीईआरटी की बुक उठाइए, 17,500 रुपए का पूरा एक 1 to 12 तक का पूरा पैकेज आता है। ठीक है ना। हाँ, उसको आप उठाइए और उसको मिक्स करके उसी से मैम पढ़ाती है, इसीलिए इतना डिटेल्ड पढ़ा पाती है। हम लोग दुकान दिखाने वाला काम नहीं करते कि ये देखो एनसीईआरटी किताब है, कोई चीज कहीं से, पूरा अंडर कंटेंट तक तो जाओ बेटा। 2 अक्षर लाने से कुछ नहीं होता, 2 अक्षर फंसाने से कुछ नहीं होता। ठीक है ना। चलिए आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा? केसी व्हीलर। बहुत रेयर केस में गलतियां होती हैं, जब इधर उधर से कुछ कॉपी करना पड़ता है, बहुत रेयर केस में गलतियां होती हैं। ठीक है ना। चलिए, ऐसा नहीं कि हम लोग संपूर्ण हैं। ठीक है। निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय या धार्मिक न्याय? संविधान की प्रस्तावना में ध्यान देना दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में क्या क्या उल्लिखित है। देखो
सामाजिक न्याय है, बिल्कुल। आर्थिक न्याय भी है, राजनीतिक न्याय भी है, प्रतिष्ठा है, अवसर की समानता है। क्या नहीं है? तो दोस्तों धार्मिक न्याय नहीं है। ठीक है, प्रस्तावना में क्या नहीं है? धार्मिक न्याय नहीं है। अगला, वह कौन सा अंग्रेज जनरल था जिसने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को राजद्रोहियों का सर्वोत्तम और बहादुर सेना प्रमुख माना? सबसे सर्वोत्तम और बहादुर सेना प्रमुख माना। फटाफट आंसर करें मेरे दोस्त, सभी बच्चे फटाफट आंसर करें। चलिए, बिल्कुल सही है दोस्तों, डी वाले सभी सही है। आंसर क्या आ जाएगा? सर ह्यूरोज। क्या आ जाएगा? सर ह्यूरोज। ब्रिटिश इंडियन आर्मी में चर्बी वाले कारतूसों वाली नई एनफील्ड राइफलें कब आई? नवंबर 1856 में, दिसंबर 1856 में, जनवरी 1857 में या फरवरी 1857 में? फटाफट आंसर करें। बिल्कुल सही है दोस्तों, आंसर क्या आ जाएगा? दिसंबर 1856 में। कब? दिसंबर 1856 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहां सोमपेन जनजाति पाई जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट आंसर करें। कहां पे सोमपेन जनजाति पाई जाती है? सभी बच्चे आंसर करें फटाफट। कहां पे सोमपेन जनजाति पाई जाती है? नीलगिरी पर्वत पे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित घाटी में, या लक्षद्वीप समूह में? स्थित घाटी नहीं, कुछ भी नहीं है, तो ऑप्शन ही गलत है। सोमपेन जनजाति दोस्तों याद रखना अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। कहां पे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। सोमपेन है, ऑन्जे है, सेंटलीज है, जाखा है, जासा है, ये सारी की सारी जनजातियां दोस्तों कहां पाई जाती है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगला क्वेश्चन, मुंडा संथाल हो, तीन जनजातियां हैं, मुंडा संथाल हो, कहां की जनजातियां हैं? झारखंड की, केरल की, पंजाब की या जम्मू कश्मीर की? फटाफट आंसर करें सभी बच्चे। क्लास को भाई शेयर करो। देखो आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, शेयर करो, आएंगे बच्चे, शेयर करो फटाफट, देखते हैं, शेयर करो, आएंगे बच्चे। मुंडा संथाल हो कहां की जनजाति है? सभी बच्चे एक ही सुर में आंसर कर रहे हैं, झारखंड की जनजाति है। कहां की है मेरे मित्रों? झारखंड की जनजाति है। अगला क्वेश्चन, बकरावल, गद्दी, गुर्जर किस राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं? बकरावल है, गद्दी है, गुर्जर है, किस राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं? कश्मीर, पंजाब, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल? आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा कश्मीर। आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा जम्मू एवं कश्मीर। क्लियर है? चलिए, उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है। देखिए दो बातें हैं, उड़ान और भी जगह यूज होता है वर्ड, ठीक है ना? तो उड़ान जो है गैस आधारित, यहां पे देख लो किसको हमें पकड़ना है, गैस आधारित शक्ति परियोजना है। तो ये किस राज्य की है? गुजरात की है, कर्नाटक की है, महाराष्ट्र की है या तमिलनाडु की है? फटाफट आंसर करें। तो दोस्तों देखिए, जब गैस आधारित शक्ति परियोजना की बात की जाए तो याद रखना दोस्तों क्या आंसर करोगे? महाराष्ट्र के। जबकि उड़ान जो है ना, अगर आप उड़ान की बात करो, उड़ान जो है अगर वायुयान से संबंधित आ जाए दोस्तों, किससे? अगर वायुयान से संबंधित आ जाए तो इसका स्लोगन वगैरह कुछ भी पूछ सकता है। उड़े देश का आम नागरिक, इसका स्लोगन क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। क्लियर है? चलिए, तो उड़ान वायुयान से भी संबंधित है और उड़ान जो है शक्ति परियोजना भी है महाराष्ट्र में। अगला, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, खंबात की खाड़ी या कच्छ की खाड़ी? फटाफट आंसर करें। सभी को नमस्ते। सुमन कुमारी नमस्ते। गुजरात नहीं होगा, बीएस म्यूजिक जी। चलिए नमस्ते भाई, नमस्ते। कोई बात नहीं बेटा, इसका आंसर करो।
निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? बहुत आसान आंसर है, जल्दी से करो। तो दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा? खंबात की खाड़ी। क्या आ जाएगा? खंबात की खाड़ी। कहां पे है दोस्तों? ये गुजरात के क्षेत्र में ही पड़ती है, गुजरात के क्षेत्र में ही पड़ती है, ठीक है ना। हाँ, भावनगर गुजरात, भावनगर गुजरात। अगला आ जाओ। यदि एक यात्री कांडला, तूतीकोरिन, विशाखापट्टनम, पारादीप जाना चाहता है तो उसे निम्न राज्यों में से कौन से राज्य में नहीं जाना पड़ेगा? किस राज्य में नहीं जाना पड़ेगा? किस राज्य में नहीं जाना पड़ेगा? फटाफट आंसर कर दें दोस्तों। बिल्कुल सही है, बी वाले दोस्तों सभी सही हैं। अगर आपको देखिए कांडला बंदरगाह है, तूतीकोरिन है, विशाखापट्टनम है और पारादीप है, तो आपको केरल नहीं जाना पड़ेगा। सभी को भैया राम राम, सभी को राधे कृष्णा। दोस्तों क्लास को जबरदस्त तरीके से शेयर करो। आंसर क्या आ जाएगा? केरल आ जाएगा। किस शिपयार्ड में नाविक जहाज माल ढोने वाली नावें, किस शिपयार्ड में नाविक जहाज माल ढोने वाली नावें, छोटे जहाज या डेजर्स इत्यादि निर्मित होते हैं? गार्डन रिच शिपयार्ड, कोचीन शिपयार्ड, मझगांव शिपयार्ड या हिंदुस्तान शिपयार्ड? फटाफट आंसर करें मेरे मित्रों, सभी बच्चे धड़ाधड़ आंसर करें। आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा गार्डन रिच शिपयार्ड। क्या आ जाएगा दोस्तों? गार्डन रिच शिपयार्ड। कहां पे है? कोलकाता में है दोस्तों। कहां पे है? कोलकाता में है, यानी कि कलकत्ता में है, ठीक है ना। यहां पे नौसेना के जलपोत भी बनते हैं, व्यापारिक जलपोत भी बनते हैं, नाविक जहाज भी बनते हैं, माल ढोने वाली नावें भी बनती हैं, डेजर्स भी बनते हैं, छोटे जहाज भी बनते हैं, ठीक है ना। चलिए, निम्नांकित में कौन सा कथन असत्य है, झूठा है, गलत है? मुंबई प्राकृतिक गोदी वाला पत्थर है, यह तो बिल्कुल सही है। कांडला खंबात की खाड़ी में अवस्थित है, यह बात गलत है। कांडला है गुजरात में ही और खंबात की खाड़ी भी गुजरात में है, मगर दोस्तों कांडला कहां है? कांडला कच्छ में है, कच्छ की खाड़ी में, ठीक है ना। कांडला बंदरगाह दोस्तों कहां है? कच्छ की खाड़ी में है, गुजरात में। सबसे लंबी सीमा रेखा है तटीय, गुजरात की सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा, ठीक है ना। चलिए समझ में आ गया? हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। काल्डेरा संबंधित है हिमनद से, भूकंप से, ज्वालामुखी से या भ्रंश से? फटाफट आंसर करें। काल्डेरा संबंधित है, किससे संबंधित है? फटाफट आंसर करें। बिल्कुल सही है दोस्तों। आंसर क्या आ जाएगा? काल्डेरा जो है ज्वालामुखी से संबंधित है। किससे? ज्वालामुखी से संबंधित है। काल्डेरा दोस्तों किससे संबंधित है? ज्वालामुखी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन फटाफट आंसर करें। वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका या यूरोप? बेहद आसान क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कर दें। बेहद आसान क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कर दें। वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? सभी बच्चे एक सुर में आंसर कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ए पार्ट विल बी द राइट आंसर। ए पार्ट विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, सही उत्तर दीजिए जो कि वायुमंडल की परतों की क्रमबद्धता को दर्शाए। यहां पर ध्यान देना, आयन मंडल, सबसे पहले आयन मंडल होता है क्या? नहीं, ये तो ऊपर है, कहानी गड़बड़ है। परिवर्तन मंडल सबसे पहले होता है, उसके बाद फिर समताप मंडल, फिर मध्यस्थ मंडल, आयन मंडल और आयतन मंडल, यानी कि यह दोस्तों यही क्रम सही है। परिवर्तन मंडल यानी कि क्षोभ मंडल, जिसमें परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक है। चलिए राधिका रानी हेलो, ठीक है। चलो बेटा राधिका जल्दी जल्दी आओ, आज लेट हो, आंसर दो। विश्व में दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर या हिंद महासागर? दूसरा सबसे बड़ा महासागर। सभी बच्चों को राधे कृष्णा, सभी बच्चों को राम राम। भैया मेरे क्लास को ईमानदारी से दोस्तों शेयर जरूर कर देना। आगे मर्जी मेरे भाई आपकी है, आगे मर्जी आपकी है, क्लास को
शेयर जरूर कर देना। क्लियर है? चलो फटाफट आंसर करते रहो, फटाफट आंसर करते रहो। तो दोस्तों कौन सा है? अटलांटिक महासागर सबसे बड़ा है, लगभग में 8.3 करोड़। ठीक है ना, ध्यान देना मैं क्या लिख रहा हूं, 8.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर, 8.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना, चलिए। निम्नलिखित नदियों में सबसे अधिक किस नदी ने पथ परिवर्तन किया? यानी कि रास्ते सबसे ज्यादा किसके मुड़े हैं? बेटा आप मत करो परेशान मत हो, सुरभि सिंह है, किसे करूं कह रही है, कोई बात नहीं, आप मत करो, जिसके पास हो साथी कर दो, नहीं है तो आप पढ़ाई पे फोकस करो, मत करो। आप आओ खुद, ठीक है ना, आप आओ खुद, बस दूसरे को करो शेयर या ना करो, आप आओ, टाइम से आओ। तो सबसे ज्यादा दोस्तों किसने पथ परिवर्तन किया है? कोसी ने। ठीक है, सबसे ज्यादा किसने पथ परिवर्तन किया है? कोसी ने। नेपाल के गोसाई धाम से निकलती है, इसी को दोस्तों बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार का शोक। चलो अगला क्वेश्चन, भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम है? फटाफट आंसर करें। काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लैटराइट मिट्टी या लाल दोमट मिट्टी? ये लिखने वाला है कि किस मैदान में कौन सी मिट्टी है। चलो कोई बात नहीं बेटा, आप टाइम से आओ, ठीक है ना, बीएस म्यूजिक, आप आओ टाइम से, छोड़ो शेयर वेयर करना, ठीक है। चलो किसका है दोस्तों? जलोढ़ मिट्टी का। किसका? जलोढ़ मिट्टी का विस्तार अधिकतम है। अगला, कौन सा राज्य सबसे अधिक मूल्य के खनिज उत्पन्न करता है? उड़ीसा, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान। उड़ीसा, गुजरात, मध्य प्रदेश या राजस्थान। सबसे अधिक मूल्य के, सबसे अधिक खनिज नहीं पूछा है, दोनों बातें हैं, मूल्य के, सबसे अधिक मूल्य के खनिज, ध्यान दो, सबसे अधिक मूल्य के खनिज उत्पन्न करता है, यह पूछा है। तो दोस्तों राजस्थान जो है मूल्य के रूप में सबसे अधिक मूल्य के खनिज उत्पन्न करता है, राजस्थान जो है सबसे अधिक मूल्य के खनिज उत्पन्न करता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया? गोदावरी, कावेरी, दामोदर, कोयना। गोदावरी, कावेरी, दामोदर, कोयना। फटाफट आंसर करें। प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा? दामोदर नदी पर किया गया है। कब? 1948 में, ठीक है ना, दामोदर नदी पर। अगला, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया? 19 सितंबर, 21 सितंबर, 20 सितंबर या इनमें से कोई नहीं? या इनमें से कोई नहीं? अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया? दोस्तों कब मनाया गया? 21 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। दिवस से क्वेश्चन जरूर आता है। 21 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है, इस चीज को आप याद रखना, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कहता है? रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? फटाफट आंसर करें। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक, द फ्यूचर वी वांट, द फ्यूचर वी सी, द फ्यूचर वी सीक या द फ्यूचर वी हैव। फटाफट आंसर करें। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक, आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा? द फ्यूचर वी वांट, द फ्यूचर वी वांट। ए वाले सभी सही है। चलिए
जो साथी अभी जुड़े हैं उनका भी तहे दिल से हार्दिक शुक्रिया और अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों फटाफट क्लास को भाई शेयर करते रहो। दोस्तों असली मजा तभी है जितना बेहतरीन कंपटीशन होगा, जितने ज्यादा लोग होंगे तभी यार अच्छा लगता है। और जिनके साथी नहीं है, जिनके पास कोई ग्रुप नहीं है शेयर करने के लिए, उनके लिए बात लागू नहीं होती, वो ना ही शेयर करें, ठीक है। अगर वो चाहे तो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे या फेसबुक पे शेयर कर सकते हो। अगर वो भी नहीं है, व्हाट्सएप नहीं चलाते, फेसबुक नहीं चलाते, तो फिर कोई बात नहीं, अकेले वो क्लास में टाइम से आए और पढ़ाई करें। किसी पारितंत्र में होते हैं, क्या होते हैं? उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक, या उत्पादक शाकाहारी, मांसाहारी तथा अपघटक, पौधे तथा जंतु, जैविक तथा अजैविक पदार्थ। पारितंत्र में देखो, वर्ड मीनिंग सबसे पहले पकड़ो। कह रहा है किसी पारितंत्र में होते हैं। पारितंत्र में क्या होता है? कुछ जैविक घटक होते हैं जिसमें जैविक मतलब जो जीवित होते हैं, ठीक है। कुछ अजैविक घटक होते हैं जिसमें जीव नहीं होता है, ठीक है। तो जैविक घटक होते हैं, जैविक घटक होते हैं, कुछ अजैविक घटक होते हैं। डी पार्ट विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, वन्य जीवों को मारने तथा वनों को काटने से होता है मृदा अपरदन, बाढ़ आना, सूखा पड़ना या उपर्युक्त सभी। सभी बच्चे फटाफट आंसर करें भाई। वन्य जीवों को मारने तथा वनों को काटने से क्या होता है? तो दोस्तों एक बात बताए, मृदा अपरदन तो होगा ही होगा, ठीक है ना। बाढ़ भी आएगी अगर वन नहीं होंगे, सूखा भी पड़ेगा, पानी नहीं बरसेगा। आंसर क्या आ जाएगा? डी पार्ट, उपर्युक्त सभी। अगले क्वेश्चन पे फिर एक बार, निम्नलिखित में कौन सा पारितंत्र प्राकृतिक है? प्राकृतिक पूछ रहा है। गेहूं का खेत, आम का बाग, घास का स्थल या इक्वेरियम। तो इक्वेरियम तो कंप्लीटली जो है क्या होता है? कृत्रिम होता है। इसमें तो जो है प्योर कृत्रिम होता है। इक्वेरियम आप समझते होंगे, हाँ, वही जो कांच का एक बॉक्स सा होता है, उसके अंदर मछलियां वगैरह होती हैं, मछलियां, कछुआ, वही इक्वेरियम है। घास का स्थल, यहां पे गेहूं का खेत। देखो पूर्ण क्या लिखा? पारितंत्र प्राकृतिक है। अगर आप खेत में गेहूं की जगह अगर आप मक्का का फसल बोगे, मक्का का बीज बोगे, तो मक्का हो जाएगी। तो पूर्णतः प्राकृतिक कहां हुआ? आम का बाग, अगर आपने यूकेलिप्टस लगाया, अगर आपने जामुन लगाया तो जामुन होगा। बेर से याद आया, एक स्टूडेंट बेर दे गया था, मैं कोचिंग में ही भूल गया। घास का स्थल, तो दोस्तों इसमें कुछ बोना नहीं पड़ता, ये पूर्णतः प्राकृतिक है। घास का स्थल क्या है? पूर्णतः प्राकृतिक है। अगला क्वेश्चन, जैव मंडल में एक ही जाति की संख्या को कहते हैं जैव समुदाय, जैव विविधता, जनसंख्या या पारितंत्र। एक ही जाति की संख्या, अब समझना, अगर सभी हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? जैव विविधता कहलाएगी पारितंत्र में, ठीक है ना। जैव मंडल में देखो जैविक अजैविक दोनों हो गए तो पारितंत्र वर्ड यूज होगा, ठीक है ना। अब अगर कई सारी चीजें हो गई, एक ही जाति की नहीं कई सारी जातियां हो गई, चाहे वो वनस्पति में हो चाहे वो जीव जंतुओं में हो, तो वो जैव विविधता कहलाएगी। कह रहा एक ही जाति के, तब दोस्तों क्या है? जैव समुदाय कहलाएगा। जनसंख्या का मतलब नंबर्स, ठीक है ना, जैव विविधता कहलाएगा, ठीक है ना। चलो भैया अगला क्वेश्चन, इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी शब्द को देने वाले थे कौन? ई हैकल, मिश्रा, ओम या रीटर। बहुत ज्यादा उसने शॉर्ट में लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, तुम्हें आंसर याद होना चाहिए। इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी शब्द को देने वाले कौन थे? ई हैकल ने सबसे पहले पारिस्थितिकी वर्ड का यूज किया था। किसने दोस्तों? ई हैकल ने। चलो अगला क्वेश्चन, अनुक्रमण के अंतिम समुदाय को कहा जाता है? अनुक्रमण के अंतिम समुदाय को नवी, क्रम की, चरम या इनमें से कोई नहीं। अंतिम नहीं कहते, चरम पे पहुंच गया है, क्लाइमेक्स है, स्टोरी लास्ट में है, तो अंतिम समुदाय को दोस्तों क्या कहते हो? चरम कहते हो। क्या कहते हो? चरम कहते हो। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है उच्च से निचले ऊर्जा स्तर की ओर, निचले से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर, भौतिक पर्यावरण में प्राथमिक उपभोक्ता की ओर, या इनमें से कोई नहीं। फटाफट आंसर करें, या इनमें से कोई नहीं।
ऊर्जा का प्रवाह क्षेत्र। तो दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा, परिस्थिति में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है नीचे से ऊपर की ओर, निचले स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर। किधर होता है दोस्तों, निचले स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर। किधर होता है, निचले स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। नाइट्रोजन यौगिकीकरण में परिवर्तन होता है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण में परिवर्तन होता है। नाइट्रोजन को अमोनिया में, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में, नाइट्रोजन का अमीनो अम्ल में, आ तथा बा दोनों। फटाफट आंसर करें दोस्तों। आंसर कहा जाएगा नाइट्रोजन का, जल्दी से तुम बताओ, नाइट्रोजन का अमोनिया में। दोस्तों किसमें, नाइट्रोजन का अमोनिया में। ठीक है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन, कितना प्रतिशत सौरिक ऊर्जा वायुमंडल द्वारा अवशोषित हो जाती है। फटाफट आंसर करें। जो सौर से जो सूर्य की जो ऊर्जा सौर से मिलती है, कितने प्रतिशत ऊर्जा जो है वायुमंडल में अवशोषित हो जाती है। 35%, 10%, 14%, 49% या 34%। फटाफट आंसर करें भाई। भैया देखिए, अगर आप कोई लोग क्वेश्चन नंबर ही नहीं डालेंगे तो मुझे पता ही नहीं चलेगा। देखो ये क्यों हो रहा है, राधिका या कोई बच्चा जो बार बार गलत हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, क्योंकि असल में है क्या कि आप सभी मेरी क्लास को आपने मजाक में लिया है। आपने सीरियस होकर ना तो आप क्वेश्चन, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, पढ़ रहे हैं, ना ही आप सीरियस होकर शेयर करते हैं, ना ही आप सीरियस होकर प्रेजेंट होते हैं, ना ही आप उनके प्रश्नों को, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको नोट करते हैं। ठीक है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक क्वेश्चन इसीलिए दिन प्रतिदिन कई बार गलत हो रहा है। ये आपके लिए बिल्कुल जैसे नहीं होता है कि एक कोई चीज होती है उसमें गलन लग जाती है, सड़न लग जाती है, उस तरीके से है। या आपकी तैयारी में एक हिस्सा जो है, जो कैंसर के तरीके, तैयारी में कैंसर के तरीके काम कर रहा है, लगातार ये वृद्धि हो रही है। और इस चीज को अगर आप सुधार नहीं करोगे तो फिर आपके लिए दोस्तों बहुत ज्यादा कठिन साबित हो सकता है। ठीक है ना, चलिए, मैं पढ़ाता तो नहीं हूं, मगर मैं ये कहता हूं कि मैं आपको रिवीजन कराने आता हूं, ताकि आपने जो पूरे दिन और पिछले सप्ताह और पिछले महीना जो पढ़ा, वो चीज जो है आपको आप भूलो ना। मगर जो है आप लोग, कई सारे लोग इसको मजाक में लेते हैं। मुझे इस बात का बेहद कष्ट होता है। हालांकि मैं कुछ कहता नहीं हूं, अगर आप क्वेश्चन को सीरियस होकर पढ़ें और आंसर दें तो आप बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा, इसमें 14% सौरिक ऊर्जा वायुमंडल जो है 14% सौरिक ऊर्जा अवशोषित कर लेता है। अगला, वायुमंडलीय ऊष्मा का कितना प्रतिशत भाग पार्थिव विकिरण के रूप में प्राप्त होता है। पार्थिव विकिरण के रूप में प्राप्त होता है। फटाफट आंसर करें। आप लोग अगर रेगुलर आते होते, बेटा ये क्लास मैंने एब्सेंट नहीं की, ठीक है ना। क्या आप में से कोई लेट नहीं आता, क्या आप में से कोई एब्सेंट नहीं कभी करता, आप बताओ। ठीक है, एक दो को छोड़ के बाकी कभी न कभी तो बेटा एब्सेंट होते होगे। ठीक है, और अगर मैं एक दिन एब्सेंट हो जाऊं तो आप लोग ऐसा करते हो, जब तक आपको नोटिफिकेशन नहीं मिला। क्या आपको टारगेट विद केसीएच लिखना नहीं आता है? आप यूट्यूब पे लिखिए, ठीक है, सर्च मारिए, 9 बजे आ जाइए। नोटिफिकेशन नहीं जाता तो आप आते नहीं हो। अरे भाई टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां हम शेयर करते हैं। आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, ठीक है ना, वहां पे हम शेयर करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं मेरे दोस्त, कई सारे तरीके हैं लिंक प्राप्त करने के। हम आपको आज व्हाट्सएप ग्रुप जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा देंगे, ठीक है, उसका लिंक लगा देंगे, आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़ जाइए, हम उस पर शेयर करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। वायुमंडलीय ऊष्मा का कितना प्रतिशत भाग पार्थिव विकिरण के रूप में प्राप्त होता है? फटाफट आंसर करें। तो आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा, 23% भाग पार्थिव विकिरण के रूप में प्राप्त होता है। काले वन पाए जाते हैं फ्रांस में, जर्मनी में, चेकोस्लोवाकिया में या रोमानिया में। काले वन, आंसर करें जल्दी से। काले वन पाए जाते हैं। बी वाले दोस्तों सभी मित्र सही हैं। आंसर क्या आ जाएगा, जर्मनी में। काले वन दोस्तों कहां पाए जाते हैं? जर्मनी में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है निम्नलिखित बच्चों में कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कर दें। बेहद आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल सही दोस्तों, यूकैलिप्टस। क्यों? ये सबसे ज्यादा जो है जल दोहन करता है, सबसे ज्यादा जल जो है जमीन से सबसे ज्यादा मात्रा में जल खींचता है, ठीक है ना। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस एक का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है? कुल वन क्षेत्र जो है वह न्यूनतम है किस एक का? सिक्किम, गोवा, हरियाणा, केरल, यानी कि किसमें सबसे कम वन है, किस राज्य में? फटाफट आंसर करें, किसमें सबसे कम वन है? आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा दोस्तों हरियाणा में सबसे कम वन है, हरियाणा में सबसे कम वन है। अगला क्वेश्चन, हमारा राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? पीपल, बरगद, आम या काकड़? कई लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, राष्ट्रीय वृक्ष में कई लोग कंफ्यूज रहते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों, आंसर क्या आ जाएगा? बरगद आ जाएगा। बरगद जो है हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। अगला, कुंज वन कहां वितरित है, यानी कि कहां पे फैला हुआ है कुंज वन? ठीक है ना, कुंज वन कहां पर फैला हुआ है? साइबेरिया में, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, उत्तरी अमेरिका में या अरब में? फटाफट आंसर करें, कुंज वन कहां फैला हुआ है? दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा? उत्तरी अमेरिका में। कहां पे फैला हुआ है? उत्तरी अमेरिका में, ठीक है ना। तो अब जो है प्रतिदिन मेरा ये मानना है कि 50 क्वेश्चन ही करवाए जाएं। आप सभी जो जुड़े, आप सभी को जुड़ने के लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। क्लास कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। 2 दिन क्लास नहीं, 1 दिन क्लास नहीं हो पाई और आपने क्लास को जो है बहुत सारा शेयर किया मगर लोग नहीं जुड़ पाए, जो भी कारण है इसके पीछे। उम्मीद है आप लोग जो हैं वो आप लोग तो रेगुलर आएंगे, आप साथ नहीं छोड़ेंगे और इस चीज का जम के फायदा उठाएंगे। रिवीजन बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का होता है। ये तो जब एग्जाम आएगा तब आपको एहसास होगा कि हाँ सर ने जो क्वेश्चन कराए थे वो वाकई कितने यूनिक थे, ठीक है ना। वो आपकी बात है, कई सारे लोगों के गलत इसलिए होते हैं क्योंकि क्वेश्चन वाकई अच्छे हैं। वो नहीं कि बस वही छोटे छोटे क्वेश्चन, ये पुल इतना लंबा कहाँ है, वो मस्जिद कहाँ है, वो मंदिर कहाँ है, वो सब उतना ही नहीं होता है, ठीक है ना। मैं इसमें बुराई भलाई नहीं करता हूं, मैं सिर्फ आपको ये सब, मुझे सब चीजें बोलनी नहीं चाहिए मगर है क्या ना कि आप में से कई सारे ऐसे साथी हैं जो इस चीज को समझ नहीं पाते, सिर्फ भोकाल में पड़े रहते हैं, ठीक है ना। तो सभी साथियों को शुभरात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। और एक गुड़िया पूछ रही थी वनडे एग्जाम स्टडी पे, बेटा देखो जो चीजें हैं, कुछ चीजें वहां नहीं बोल सकते हैं, हम आपसे बता सकते हैं, ठीक है ना। तो जो टेस्ट पेपर वाला था कि टेस्ट पेपर देंगे, ठीक है ना, टेस्ट पेपर वाला था, उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप कर लीजिए, हम उस पर आपको पूरी जानकारी दे देंगे। 81 82 87 32 43 जिनको मैथ्स टेस्ट देना है, जिनको मैथ्स टेस्ट देना है, ठीक है ना। हाँ मैथ्स टेस्ट बताया था, उसकी 399 रुपए उसकी फीस रखी गई थी, यानी कि 400 रुपीज, सीधे आप कह लो, क्यों ये घुमाने वाली बातें हो गई, जिसकी 400 रुपीज फीस रखी गई थी कंप्लीट, ठीक है ना। और इस 400 में 100 टेस्ट पेपर होंगे। कितने होंगे? 100 टेस्ट पेपर होंगे, ठीक है ना। 100 टेस्ट पेपर होंगे जिसमें प्रत्येक में 40 से 50 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना। 40 से 50 क्वेश्चन रहेंगे। हम आपको 10-10 पेपर करके पहले दे देंगे, हमने आपको इस चीज को दिखाया भी था, ठीक है ना। तो जिन बच्चों को इस चीज को ज्वाइन करना है वो मुझे जल्द से जल्द जो है मैसेज कर ले, क्योंकि ये ट्यूसडे से स्टार्ट हो जाएगा। जो भी बच्चे होंगे 2 3 4 5, ठीक है ना, ट्यूसडे से ये स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये उनके लिए है जिनका मैथ्स, जिनके मैथ्स में जो मैं अभी करा रहा हूं सीट, उसमें से अगर आपका 20 में से 20 क्वेश्चन में से अगर जो है 20 में से अगर आपके 20 क्वेश्चन में से अगर आपके 10 से 12 सही होते हैं,
ठीक है ना, तो आपको ये ले लेना चाहिए था, ठीक है ना। चलिए, शुभ रात्रि, मिलते हैं फिर।